धोखे से भास्कर पंत की हत्या अलीवर्दी खान ने करवा दी। आप जानते हो, दूत की हत्या शासक का अपमान होता है। परिणाम स्वरूप परिणाम हमारे सामने में आता है और वो परिणाम ये आता है कि मराठाओं ने लगातार 15 साल या यूं को अलीवर्दी खान का शेष जीवन जो है वो मराठाओं के साथ युद्ध में ही बीत गया और इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम किले को मजबूत किया, किलेबंदी किया, अगन्यास्त्र रखा। इस और जब अलीवर्दी खान का ध्यान आकर्षित किया गया तो यहां पर तुम लोगों को देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। शासक को या प्रशासक को समस्या टालना नहीं चाहिए। शासक या प्रशासक यदि समस्या को टालेगा तो उससे समस्याएं और गंभीर हो जाएगी। वही चीज यहां पर आप आज देखोगे कि जब ये अलीवर्दी खान तक मैसेज पहुंचा, उनके अधिकारियों ने पहुंचाया कि साहब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी है, वो सैनिक गतिविधि कर रहा है, बंगाल में किलेबंदी कर रहा है, अगन्यास्त्र रख रहा है। तो जानते हो आप अलीवर्दी खान क्या कहता है? अलीवर्दी खान कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करता है और अलीवर्दी खान स्पष्ट तौर पे कहता है कि वास्तव में कि यदि मधुमक्खी के छत्ते को छोड़ दोगे तो शहद देगा और यदि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ोगे तो काट काट के मार देगा। इसका मतलब है अलीवर्दी खान विवश, वो चाह के भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने पे वो मराठाओं के साथ मिलकर और आवेग से आक्रमण होता। इसलिए अलीवर्दी खान ने इस समस्या को टाल दिया, जो उसके मृत्यु के बाद एक भयावह रूप ले लेता है। अब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई। औलाद के नाम पर अलीवर्दी खान को 3 बेटी थी। उनकी बड़ी बेटी का लड़का शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था, अपने यहाँ ही बिहार में पूर्णिया है, जानते होंगे सब। उनकी मझली बेटी का नाम घसीटी बेगम था और उन्होंने अपनी छोटी बेटी से उत्पन्न नवासा सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो पहले से तय नियम के अनुसार सिराजुद्दौला को क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। अब देखो, सिराजुद्दौला नवाब तो बन गया, लेकिन सिराजुद्दौला के सामने में कई समस्याएं। सबसे पहला समस्या तो उसका उम्र है, 19-20 साल का है, बहुत कोई ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है और प्रशासनिक और शासन ये पुस्तकों के ज्ञान से नहीं मिलता है, बल्कि ये अनुभव है। तो उसको अभी कोई ज्यादा अनुभव तो था नहीं। एक समस्या तो ये था। दूसरा समस्या क्या था कि बंगाल का पूरा प्रशासनिक तंत्र टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भ्रष्ट था, जिसकी शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने ही कर दिया था। उसने धोखा किया मुगलों से, तो उससे धोखा किया अलीवर्दी खान ने। अब अलीवर्दी खान के खानदान के साथ भी धोखा होगा। तो भाई, पूरी प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट था, कोई विश्वास करने लायक नहीं था। ये इसकी दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या उनकी घरेलू है। घरेलू ये है कि वह उनके जो 2 अन्य मौसियां हैं, बड़ी मौसी का बेटा शौकत जंग और मझली मौसी का घसीटी बेगम, अब वो उनके गद्दी पे नजर लगाए हुआ है। और ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। और ये उनकी जो मौसी घसीटी बेगम थी, वो तो अंग्रेजों की एजेंट थी। तो इसलिए अंग्रेज मनमाना करना शुरू कर देता है। भाई, वो फोर्ट विलियम पे तोप भी लाने लगता है, किलेबंदी करने लगता है।
नवाब सिराजुद्दौला का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को बुला के चेतावनी दिया, नहीं माना, तो इससे नवाब क्रुद्ध होता है और 23 जून 1756 को उसने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। अब फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण जब हुआ तो भाई तत्कालीन जो गवर्नर थे रोजर ड्रैक, वो तो पिछले दरवाजे से निकल के भाग गए और कहा जाता है कि लगभग 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया। नवाब सिराजुद्दौला ने अपने अधिकारी मानिक चंद, इसका नाम याद रखना मानिक चंद का, मानिक चंद को क्या किया, किला सुपुर्द किया और वो वापस मुर्शिदाबाद लौट गए। अब फोर्ट विलियम किले में उसी 23 जून की रात्रि में एक घटना होती है जिसे आप लोग भी पढ़े होंगे, जानते होंगे। उस घटना को ब्लैक होल घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल घटना। और ये जो ब्लैक होल घटना है, इसे तथाकथित घटना कहते हैं, क्योंकि ब्लैक होल घटना के रचयिता जो हैं वो हॉलवेस है। कौन है? हॉलवेस। ये हॉलवेस कौन है भाई? तो कहा जाता है कि जो ब्लैक होल घटना है उसमें क्या हुआ था कि 146 अंग्रेजों को जून के गर्मी में एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, समझ रहे हो ना। और बंद करने के बाद जब सुबह कमरा खोला गया तो उसमें सिर्फ 23 अंग्रेज बचे थे, बाकी 123 अंग्रेज मर गए थे। उस 23 बचे हुए अंग्रेजों में से एक है हॉलवेस। और हॉलवेस के अतिरिक्त न किसी अंग्रेजों ने इस घटना के बारे में लिखा है और न किसी भारतीय इतिहासकार ने लिखा है। यहां तक कि तत्कालीन बंगाल के इतिहासकार गुलाम हुसैन साहब, जिनकी पुस्तक है सियारे मुख्तरीन, उन्होंने भी इस घटना का वर्णन नहीं किया है। इसलिए कहा जाता है कि ये तथाकथित घटना है कि हॉलवेस के अतिरिक्त कोई और अंग्रेज तो लिखता, लेकिन कोई नहीं लिखा है। और नंबर 2 कि हॉलवेस इस घटना को लंदन में प्रचारित प्रसारित करना चाहता है ताकि ब्रिटिश जनता में आक्रोश आए, सरकार पे दबाव बनाए। देखो, अब वाणिज्यवादी उपनिवेशवादी नीति इंप्लीमेंट होने लगा। षड्यंत्र देखते जाओ, समझते जाना बेटा, बड़ी मजा आएगा, समझ जाओगे तो। षड्यंत्र शुरू हो गए और वही हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निर्देश दिया कि ब्लैक होल घटना का बदला लिया जाए। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी को आदेश दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी ने कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना बंगाल भेजी, जो दिसंबर 1756 में आ गई। कहां? बंगाल। उसने मानिक चंद को घूस दिया और मानिक चंद को घूस देकर क्या किया? फोर्ट विलियम किला हस्तगत कर लिया। देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि मानिक चंद को याद रखना। ये भारत का आधुनिक काल में पहला भ्रष्ट व्यक्ति है जिसने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों को दे दिया। अब नवाब के लिए विचित्र स्थिति हो गई। परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 में
अलीनगर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार दो इसके जो धाराएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला कि कंपनी को पूर्ववत सारे व्यापारिक अधिकार बंगाल में मिल गए। नंबर 2, अंग्रेज फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी नहीं करेगा। वास्तव में ये कर्नल क्लाइव ने अपने षड्यंत्र को सफल करने के लिए एक समझौता किया था। नवाब ने तो सोचा कि चलो हो गया, यथास्थिति लागू हो गई। अब कर्नल क्लाइव ने क्या किया? कर्नल क्लाइव ने बंगाल के उद्योगपति, व्यापारी, अधिकारी, इन सब को प्रलोभन देकर, डरा के, धमका के अपने फेवर में किया। जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमी चंद, मीर जाफर जैसे लोग इसे मिल गया, जिन्होंने, समझो कि इन्होंने जगत सेठ, अमी चंद, राय दुर्लभ से पैसा लेके युद्ध किया था। माने इनको अपनी सेना बनाने के लिए पैसा नहीं था। और मीर जाफर जैसा गद्दार मिल गया इसे, घसीटी बेगम जैसी इसे विभीषण मिल गया। सारी तैयारी किया, फिर इसने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी शुरू कर दी। मतलब अलीनगर की संधि की धज्जी उड़ाई। भाई परिणाम स्वरूप नवाब ने इसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर दी। 26 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे जो है प्लासी नामक गांव के आम के बगीचे में दोनों सेना टकराई। नवाब के अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व मीर मादान मोहनलाल कर रहा था। उसके जो दोनों नवाब के विश्वसनीय थे, इसके आक्रमण को नहीं झेल पाया और कर्नल क्लाइव आम के झाड़ के पीछे छिप गया। एक गोली लगने से मीर मादान मर गया। नवाब घबराया, अब उसका विश्वास पात्र नहीं रहा कोई। उसने मीर जाफर से सलाह लिया। मीर जाफर ने उसको उल्टा सीधा पढ़ा के उसे मुर्शिदाबाद भेज दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी नवाब सिराजुद्दौला की। और यहाँ प्लासी में कर्नल क्लाइव से हाथ मिला लिया किसने? मीर जाफर ने। और पूर्व संधि के अनुसार कंपनी को अपार संपदा मिला और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मीर जाफर समझ गया हमसे गलती हो गई, क्योंकि मीर जाफर कठपुतली नवाब था, कोई अधिकार नहीं था। वो एक चपरासी तक ना नियुक्त कर सकता था, ना ट्रांसफर कर सकता था, ना सस्पेंड कर सकता था। तो मीर जाफर इस जुए को उतारना चाहता है। तो मीर जाफर जान रहा है कि अंग्रेजों से बंगाल की सेना नहीं जीत सकती, इसलिए उसने एक अन्य यूरोपीय शक्ति डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क किया कि तुम बंगाल से इसको निकाल दो और बंगाल में इसकी जो सुविधाएं हैं वो तुमको दे दी जाएगी। अंग्रेजों को पता लग गया। अंग्रेजों ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित करके उसे ही बंगाल से बाहर कर दिया। चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर कब्जा कर लिया और मीर जाफर पे दबाव बनाया कि तुम्हारे पास 37.5 लाख रुपया मेरा बकाया है, दो। मीर जाफर तो पहले कंगाल हो चुका था, वो पैसा देने में असमर्थ था। परिणाम स्वरूप मीर जाफर को मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ना पड़ा। अब देखो प्लासी युद्ध का जो परिणाम हुआ वो बड़ा भीषण हुआ कि जो प्लासी का युद्ध था उस युद्ध में भाई रणनीतिक कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ड्रामा था। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में एक कठपुतली नवाब स्थापित हुआ। अभी तुमने देखा मीर जाफर।
और बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण किसका हो गया? कंपनी का। दूसरी चीज क्या होगी कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में लूट आरंभ हो गई। इससे मैंने पहले ही बताया, बंगाल में अकाली आ गई, दरिद्रीकरण आ गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात भाई कंपनी को और व्यक्तिगत तौर पर कर्नल क्लाइव को भरपूर धन मिला, इतना जितना विक्टोरिया के बापू ने भी नहीं देखा हो। और कंपनी ने बंगाल के लूट से प्राप्त धन को ही क्या बनाया? अपना निवेश बनाया और अपना भुगतान संतुलन एक रेखीय किया। और इसी बंगाल को आधार बनाकर उसने क्या किया? पूरे भारत को जीता। तो यहां पर आपने देखा कि कठपुतली नवाब मीर जाफर जो है वो क्या करता है? गद्दी मीर कासिम के पक्ष में छोड़ता है और मीर कासिम और कंपनी के बीच में संधि हुई थी। क्या कि पहला शर्त था मिदनापुर, चटगांव और बर्धमान, ये 3 जिले